एजाज चौधरी साहब, आप पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं अमेरिका में, और इससे कहते हैं आप इस वक्त डीजी हैं इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के। जब ये कहा जाता है, जैसे ब्रीफिंग्स में हुकूमत के बाज़ नुमाइंदों की तरफ से ये कहा गया कि हम पीस प्रोसेस में एंगेज अगर हो भी जाएँ और पीस प्रोसेस के रिजल्ट्स ना भी निकलें तो इसमें भला मुज़ायका क्या है, इसमें कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि जंगें भी हुई हैं। लेकिन जितने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उनको मैंने पढ़ा है, मैंने अशरफ जहांगीर काजी साहब को पढ़ा, एम्बेसडर आरिफ साहब को पढ़ा, बहुत से वेबिनार्स में मैं पार्टिसिपेट करता रहा। वहाँ पे ख़तरा महसूस किया जाता है कि अगर एक बेसूद किस्म के प्रोसेस में हम इंगेज हो जाए और हिंदुस्तान हमें एक स्लिपरी पाथ में ले जाए तो उसके नताइज गलत निकलेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप, अपने क्या समझाएंगे? जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मैं इस बात से तो पूरी तरह मुत्फिक हूँ दोनों हमारे जो मोहतरम बुज़ुर्ग से कि तकरीबन हर हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ अमन की ख्वाहिश रखी है और उसकी बड़ी ही एक माकूल वजह है क्योंकि तमाम हुकूमतें ये चाहती हैं कि मशरिक की तरफ से ज़रा इत्मीनान हो तो हम अपनी इक्तिसादी हालत पे तवज्जो दे सकें, अपने जिस मैंडेट पे वो हुकूमतें आई हैं उसके लिए वो काम कर सकें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिविल सर्वेंट, कोई डिप्लोमेट इस बात से इनकारी होगा। फर्क सिर्फ ये है कि उस पीस प्रोसेस की स्पीड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या हो, उसके लिए टर्म्स कौन सी नेगोशिएट की जाएं, उसके रिस्क को सही तरह इवेलुएट किया जाए और उसके बेनिफिट्स को सही तरीके से एग्जामिन कर लिए। ये बुनियादी चीज है जिस पे थोड़े बहुत फर्क हो सकते हैं। मैं उससे पहले आपके लिए तवज्जो जरा दिलाना चाहता हूँ कि ये भी जहन में रहे कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने जो अमन का सिलसिला शुरू किया है वो अच्छा है और होना चाहिए। पहली हुकूमतों ने किया, इनको भी करना चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब के बुनियादी जो अज़ाइम हैं, जो उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो बहरहाल हिंदुस्तान में एक हिंदू रियासत, हिंदू राष्ट्र का क्याम है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये 100 साला ख्वाब है आरएसएस का जो वो करना चाहती है। तो फिर ये सवाल ये उठता है तो फिर वो क्यों पाकिस्तान के साथ इस वक्त अमन की बात करना चाहते हैं, क्यों वो पाकिस्तान के साथ, यही तो सवाल है। ये बहुत बुनियादी सवाल। मेरे ख्याल में उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो उसकी ये है कि हिंदुस्तान के अंदर भी मोदी हुकूमत के भी बहुत सारे मुआशी मसाइल पैदा हुए हैं और आपने देखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी, फार्मर्स प्रोटेस्ट भी, अब इक्तिसाद की, कोविड की, तो एक वो भी थोड़ा सा अपना दबाव उस पे से कम करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो उनको 2 फ्रंट सिचुएशन का बड़ा खतरा है चीन की वजह से, बहुत सारे चीन के हवाले से कि भाई अगर उधर चीन की तरफ भी हमारा महाज एक्टिव है और इधर पाकिस्तान की तरफ भी एक्टिव है और पाकिस्तान चीन दोनों इतने करीब आते जा रहे हैं, कहीं ये हमारे लिए मुश्किलात का बाइस न बन जाए। और तीसरी एक वजह यह है कि हिंदुस्तान ने, मोदी साहब जब से आए हैं, उनका ये ख्याल है कि जनूबी एशिया उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर आप याद हो तो इनॉग्रेशन के साथ मुल्कों की की थी उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स को, तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हमने पहले तो ब्राउबीट करके देखा और सर्जिकल स्ट्राइक भी करके देखी, धमकी भी लगा के देखी, वो नाकाम हो गए। तो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को इस तरीके से कोऑप्ट किया जाए ताकि वो जो उनका एक साउथ एशिया को अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है उसमें भी उसको मदद मिल सके। अगर सख्ती से नहीं हो सकती तो आप सजेस्ट क्या करेंगे हुकूमत को फॉरेन पॉलिसी के लेंस से कि क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बैक चैनल, इसका तो बैक चैनल पे, फ्रंट चैनल पे कुछ भी नहीं है। बैक चैनल पे बात हमेशा ही होती रही है। जब भी फ्रंट चैनल खुश्क हुए हैं, ड्राई अप हुए हैं, तो वो एक लिहाज से अच्छी बात है। उसमें से कुछ ना कुछ हमेशा ही कुछ ना कुछ निकलता है और फिर अल्टीमेटली ये फ्रंट चैनल पे बात आती है। तो इस हद तक तो ठीक है कि वो कोई ना कोई, ये नहीं होगा कि वहीं पे सारी डील हो जाए। इवन जब जनरल मुशर्रफ साहब ने भी 4 पॉइंट फार्मूला बैक चैनल पे करने की कोशिश की तो एक वक्त पे उसको सामने लेकर आना था। तो ये तो इसमें मुझे तो कोई एतराज नजर नहीं आता। लेकिन जो हुकूमत ने जो शर्त रखी है वो बिल्कुल मुनासिब शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि भाई आप जो जुल्म ढा रहे हैं कश्मीर पे और उनकी जो गालिब मुस्लिम अक्सरियती जो एक हैसियत थी वो भी खत्म करने जा रहे हैं, इसको आपको बदलना होगा। तो मैंने देखा कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी फरमाया कि
जो जी जी, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। ये बड़ा अच्छा है कि आपने ये नुक्ता रेस किया। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि खास करके 35A जो है, जहां डेमोग्राफिक चेंज का खतरा है कि बहुत बड़ी आबादी लाई जा सकती है हिंदुओं की, और कश्मीरियों मुस्लिम कश्मीरियों की आबादी के तनासुब को बदला जा सकता है, उसे रोकना ज़रूरी होगा। हुकूमती ज़राए अपनी ब्रीफिंग में यही कहते हैं कि हमारा मेन हदफ ये है कि आर्टिकल कि हमें ये गारंटीज दी जाएं कि डेमोग्राफिक चेंज वहां पर नहीं लाई जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ों को क्या होगा कि एक रियासत के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं, ये तो बीजेपी खुद कह रही है इन इलेक्शंस में, जो लोकल बॉडीज के हैं, कि हम स्टेट भी क्रिएट कर देंगे और डेमोग्राफिक हमें अगर वो ये एक गारंटी देते हैं तो फिर क्या सब मसला ठीक हो जाएगा, जो खुर्रम दस्तगीर और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? देखिए, अगर तो उन्होंने उसकी जो मुस्लिम अक्सरियती हैसियत है वो बदल दी, जो लग रहा है कि बदलने जा रहा है, क्योंकि मिलियंस को डोमिसाइल दे दिया गया, तो इस वजह से अब नजर तो यही आ रहा है कि ये मामला जो है, लेकिन हमारी हुकूमत ने, मेरा ख्याल है अनादोल जो एजेंसी को वजीर खारजा ने इस्तांबुल में इंटरव्यू दिया, उसमें भी बड़ा उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि जब तक वो 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं उनको वापस ना लिया जाए, उस वक्त तक हम हिंदुस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। तो ये एक शर्त तो उन्होंने बिल्कुल सही रखी है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ काम करने होंगे जो मेरे ख्याल में जरूरी हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनमें पाकिस्तान के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान है मिसाल के तौर पर, उसकी तरफ तमाम हुकूमतों ने, मुझे याद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी, फिर PMLN की हुकूमत ने और मौजूदा हुकूमत ने भी उनके अवाम की इस ख्वाहिश का एहतराम किया है कि उनको पाकिस्तान के अंदर जो है एक सूबे की हैसियत दी जाए, सब्जेक्ट टू फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कश्मीर। एक तो ये बड़ा तेजी से हमें मेरे ख्याल में करने की जरूरत है। दूसरा, मेरे ख्याल में दोनों मोहतरम वज़रान भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि कश्मीरियों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। कश्मीरियों के कई ग्रुप्स हैं, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अब जरा रुकें, मुझे इस पे कायरा साहब को लाने दीजिए। कायरा साहब, आपकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का तस्वर, शक्ल और ढांचा देने की कोशिश का, उस प्रोसेस का आगाज़ किया। बहुत से लोग समझते हैं कि ये बेसिक कंसेशन थी, यानी जो चीज़ हिंदुस्तान ने बाद में की है वो पाकिस्तान ने पहले से शुरू कर दी हुई थी। यानी आपने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ शक्ल देने का प्रोसेस शुरू किया और वो PPP ने शुरू किया। यह है कि कश्मीर का इशू जो है, ये कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में एक आज़ाद उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है, जिसका सिंबॉलिकली तो वो पूरी स्टेट है, लेकिन अमलन वो एक सूबे का दर्जा ही है। उनका अपने वैसे तो सदर भी है, वज़ीर आज़म भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, सारे वो इदारे मौजूद हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हैसियत एक कॉलोनी किसी बन के रह गई थी। उनको वजारत अमूर कश्मीर का एक डिप्टी सेक्रेटरी या एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा बैठ के उनको डील करता था, और वहां बैठा हुआ एक चीफ सेक्रेटरी हम भेज देते थे, और उनको अपने पूरे एक जो इंतजामी इख्तियारात नहीं थे, उनको अपने इलेक्टेड जो राइट मिलते हैं इलेक्टोरल के, वो नहीं थे। सो हमने उसको दिया, नॉमेनक्लेचर तो जरूर दिया, फिर भी उसका पाकिस्तान के साथ लिजान रखने के लिए एक कौंसल का तस्वर रखा जो कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का ऑलमोस्ट सेम है। तो ये कहना कि हमने कोई उसकी इंटरनेशनल मुकदमे को नहीं देखा था, इंटरनेशनल जो हमारी पोजीशन है बिल्कुल उसको सामने रखते हुए ये फैसला हुआ था, और हम इससे बियॉन्ड भी जाने को, सोचने को तैयार थे। डायलॉग करना, जो बात आपने कही ना, एजाज साहब ने भी कही कि कश्मीरियों को इस पे शामिल किया जाए, तो इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हम बाद में आके स्टेक होल्डर है, एक्चुअल तो स्टेक होल्डर वो है, हम तो उनके सपोर्टर हैं। तो जिसका मुकदमा है आप उसको साथ लेके नहीं चल रहे। लेकिन ये जो हिंदुस्तानी इल्जाम है कि ट्राइफरकेशन का जो प्रोसेस है, जो हिंदुस्तान ने कायरा साहब बाद में किया कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को अलग कर दिया, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये प्रोसेस पहले शुरू कर दिया हुआ था। ये भी एक एलिगेशन है हिंदुस्तानियों की। वो तो जो भी कहें, तक देखना यह है कि क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं। वो तो इस तरह की बहुत सारी बातें करेंगे, क्या वो दुरुस्त कर रहे हैं, खिलाफ हकीकत बात कर रहे हैं वो। और इससे पहले ही उन्होंने एक तरह कश्मीर का जो स्टेटस हिंदुस्तान के अंदर रखा था, वो पाकिस्तान के कश्मीर का स्टेटस उससे बहुत मुख्तलिफ है, आज भी, पहले भी मुख्तलिफ था। सो हिंदुस्तान की बात को छोड़िए, मेरा तो सवाल यह है कि हमें इस मामले पे सीरियसली गौर करने की जरूरत है कि हिंदुस्तान का जो एजेंडा था वो उस पर अमल दरामद है। मोदी की गवर्नमेंट ने पहले हुकूमत में आने से पहले, अब तो दूसरी दफा है, पहले उन्होंने फैसला किया था और ऐलान किया था कि हम कश्मीर को एनेक्सेशन उसकी कर लेंगे, उन्होंने कर ली। अब वो मजीद आगे जाने का एजेंडा लेके चल रहे हैं, और ठीक है एजाज साहब ने। अब उस एजेंडे को रोकने के लिए हमने एक शर्त रखी कि बातचीत करने के लिए ये पहले आपको अनडू करना पड़ेगा, या हमें एश्योरिटी देनी पड़ेगी। क्या काम करेंगे, क्या किस तरीके से हम ये बड़ा चाकदाम है,
ये एक बड़ा अच्छा मुतालबा है। इस मुतालबे को अचीव करने के लिए क्या इक़दाम उठा सकते हैं कि हिंदुस्तान मजबूर हो? सिर्फ हमारे ख्वाहिश से, हमारे चाहने से, हमारी कंडीशनलिटीज इम्पोज करने से हिंदुस्तान मान तो नहीं लेगा। क्या आलमी इदारे भी हमारे साथ हैं? क्या आलमी अक़वाम भी हमारे साथ हैं? इवन क्या मुस्लिम कौम भी, मुस्लिम उम्मा भी हमारे साथ है? आंसर इज नो। तो हम खड़े कहाँ हैं? हमारी हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत हमारे इस मुकदमे को लड़ कैसे रही है? तो इसको रिव्यू करने की जरूरत है हमारे। इसीलिए जो है ना जी बैकडोर डिप्लोमेसी, उसी के रास्ते पे बैठ के आप ओपन मुज़ाकरात कर सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी इस कदर ज्यादा है। मेरे मुंह से जरा एक बात निकलेगी उसको पता नहीं कितने पर लगा दिए जाएंगे कि इन्होंने बेच दिया, इन्होंने फलां कर लिया, सौदा कर लिया। आज की हुकूमत कुछ करेगी ये भी डरी